नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है जिज्ञासा स्मार्ट एंटरटेनमेंट चैनल पर। आज अर्जुन और विक्रम के कारनामे की नई कड़ी में हम सुनाएंगे एक रोमांचक कहानी, मोर के पंख का रहस्य। अध्याय 1, 2 वसीयतें और एक पंख। अर्जुन शर्मा 12 साल का था और उसे पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था। उसका छोटा भाई विक्रम 10 साल का था और उसे सब कुछ जानने का शौक था। मिलकर वे दोनों एक अच्छी जोड़ी बनाते थे। एक गर्म दोपहर दोनों भाई मैसूरू में अपने घर के बरामदे में बैठे थे। अर्जुन पढ़ रहा था, विक्रम आम खा रहा था और बिना किसी खास वजह के बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ था। लड़कों, अंदर से उनके पिताजी की आवाज आए, अंदर आओ, कुछ जरूरी बात करनी है। उनके पिता इंस्पेक्टर राजन शर्मा पुलिस अधिकारी थे। उनके साथ एक पतले से आदमी बैठे थे, वकील नाइक, जो कानून, कागज और अदालत की सारी बातें जानते थे। बूढ़े प्रोफेसर कृष्णमूर्ति जी नहीं रहे, पिताजी ने कहा। वे हमारी गली के आखिर में बड़े घर में रहते थे। बहुत अच्छे इंसान थे, किताबें और पक्षी दोनों से प्यार था उन्हें। हम उन्हें जानते हैं, अर्जुन ने कहा। वे अपने बगीचे से हमें अमरूद देते थे। बिल्कुल सही। अब प्रोफेसर जी एक वसीयत छोड़ गए हैं, एक पत्र जिसमें लिखा होता है कि मृत्यु के बाद चीजें किसे मिलेंगी। समस्या यह है कि 2 वसीयतें हैं। एक में लिखा है कि उनका घर उनके भतीजे देवराज को मिले। दूसरी में लिखा है कि घर को गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाया जाए। दोनों एक साथ सच नहीं हो सकती। एक नकली है। विक्रम ने आम खाना बंद कर दिया तो कोई झूठ बोल रहा है, किसी ने नकला कागज बनाया है, वकील नाइक ने कहा। हम पता लगाने में मदद करेंगे, विक्रम ने फौरन कहा। इंस्पेक्टर राजन मुस्कुराए। मुझे उम्मीद थी कि तुम यही कहोगे, लेकिन सुरक्षित रहना और मेरी अनुमति के बिना कुछ मत छूना। जी अप्पा, दोनों भाई एक साथ बोले। तभी अर्जुन की नजर एक चीज पर पड़ी। वकील नाइक के खुले थैले में 2 कागजों के बीच एक लंबा सुंदर पंख था। वो नीला हरा था, जिसकी नोक पर एक चमकती हुई आंख जैसी आकृति थी। ऐसा पंख सिर्फ एक ही पक्षी का हो सकता था, मोर का। ये पंख कहाँ से आया? अर्जुन ने पूछा। सबने उसे देखा, किसी के पास जवाब नहीं था। लेकिन अर्जुन को एक अजीब सी रोमांचक अनुभूति हुई कि यह मोर का पंख सबसे जरूरी सुराग साबित होगा। अध्याय 2, पुरानी हवेली के अंदर। अगली सुबह दोनों भाई प्रोफेसर कृष्णमूर्ति के घर गए। वो एक बड़ी पुरानी हवेली थी, ऊंचे लकड़ी के खंभे, बीच में एक आंगन और इतने सारे कमरे भरे किताबों से कि लग रहा था जैसे किसी पुस्तकालय ने एक महल को निगल लिया हो। एक पुलिस कांस्टेबल मुरुगन ने उन्हें अंदर आने दिया। उसने उन्हें उस तरह देखा जैसे बड़े लोग कभी कभी बच्चों को देखते हैं, जैसे उन्हें यकीन न हो कि वे वहां होने चाहिए। हमारे पास पिताजी का पत्र है, अर्जुन ने कहा और उसे दिखाया। कांस्टेबल मुरुगन ने धीरे धीरे पत्र पढ़ा, सिर हिलाया और एक तरफ हट गए। आंगन के बीच में एक सुंदर नीम का पेड़ था और उसकी एक डाली पर पूंछ फैलाए और बड़ी शान से बैठा था एक मोर। वो यहीं रहता है, गेट के पास खड़े एक पड़ोसी ने कहा। प्रोफेसर जी ने उसका नाम राजा रखा था। वह सालों से यहाँ है। हर सुबह प्रोफेसर जी उसे दाना देते थे। मोर ने सुनहरी आंखों से दोनों भाइयों को देखा, फिर धीरे धीरे अपनी पूंछ फैलाई। नीले और हरे पंखों का एक अद्भुत पंखा, जिस पर चमकती आंख जैसी आकृतियां थीं, जैसे 100 छोटे चांद एक साथ चमक रहे हों। वाह, विक्रम ने सांस लेते हुए कहा। चलो, अर्जुन ने कहा, हालांकि वह भी देख ही रहा था। काम करना है। प्रोफेसर जी का अध्ययन कक्ष ऊपर था। हर तरफ किताबें, संस्कृत, पौधों, पक्षियों और इतिहास पर। बड़ी लकड़ी की मेज पर एक तस्वीर लगी थी। उसमें प्रोफेसर जी एक नदी के पास एक युवक के साथ खड़े थे। पीछे घना जंगल था। ये जगह कौन सी है? अर्जुन ने पूछा। विक्रम ने ध्यान से देखा। ये कबिनी नदी है। मैं किनारे पर उस बड़े बरगद के पेड़ को पहचानता हूँ। यह नागरहोले जंगल के पास है। तुम्हें ये कैसे याद है? भूगोल की किताब का अध्याय 9, विक्रम ने सीधे सादे अंदाज में कहा। अर्जुन ने मेज की दराजें एक एक करके खोली। ज्यादातर खाली थी, लेकिन सबसे नीचे वाली दराज में एक छोटी सी पीतल की डिबिया थी। उसने उसे खोला। अंदर 3 मोर के पंख थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे वकील नाइक के थैले में था। लंबे, चमकदार, सुंदर। किसी ने इन्हें बहुत सावधानी से रखा है, विक्रम ने धीरे से कहा। इनका कोई मतलब जरूर है। अध्याय 3, भतीजा और भला आदमी। उस शाम दोनों भाई उन 2 लोगों से मिले जो प्रोफेसर जी का घर चाहते थे। पहले आए देवराज, प्रोफेसर जी के भतीजे। वे एक बड़े से आदमी थे, प्रेस किए कपड़ों में, चमकती गाड़ी में आए थे और उनके चेहरे पर वह भाव था जो उन लोगों का होता है जिन्हें हर चीज थोड़ी नीची लगती है।
मेरे चाचाजी की पहली वसीयत असली है, देवराज ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। ये तथाकथित स्कूल वाली संस्था कहीं से टपक पड़ी। किसी ने मेरे चाचाजी का फायदा उठाया जब वे बूढ़े हो गए थे। ये संस्था कौन चलाता है? विक्रम ने पूछा। प्रकाश हेगड़े नाम का आदमी। चाचाजी उनसे किसी कार्यक्रम में मिले और फिर हेगड़े हर दूसरे हफ्ते यहां आने लगे। मुझे उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। देवराज के जाने के बाद अर्जुन ने अपनी नोटबुक निकाली। उसने लिखा, देवराज घर चाहता है। प्रोफेसर जी से नाराज था। उनके जूते देखो, विक्रम ने अचानक कहा। अर्जुन ने देखा। जैसे ही देवराज अपनी गाड़ी की तरफ चले, उनके जूतों पर लाल मिट्टी लगी हुई थी। मैसूरू में 2 हफ्तों से बारिश नहीं हुई, विक्रम ने कहा। तो यह मिट्टी कहाँ से आए? अर्जुन ने नोटबुक में कुछ रेखांकित करते हुए कहा। अगले दिन वे प्रकाश हेगड़े के पास गए। उनका छोटा सा दफ्तर तस्वीरों से भरा था। गांव के बच्चे कक्षाओं में बैठे, कैमरे की तरफ गर्व से मुस्कुराते हुए। हेगड़े धीमे बोलने वाले आदमी थे, उंगलियों पर स्याही के निशान थे और आंखें दयालु थीं। प्रोफेसर कृष्णमूर्ति जी चाहते थे कि यह घर एक स्कूल बने, हेगड़े ने शांत आवाज में कहा। उन जनजातीय गांवों के बच्चों के लिए जो कभी किसी असली कक्षा में नहीं बैठे। यह उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण बात थी। क्या देवराज को इस बारे में पता था? अर्जुन ने पूछा। हाँ, उनमें बहुत बहस हुई, बहुत जोरदार। मैं कमरे से बाहर चला गया क्योंकि चिल्लाना बहुत था। हेगड़े जी, विक्रम ने दीवार पर लगे नक्शे को देखते हुए कहा, क्या प्रोफेसर जी कभी नागरहोले जंगल गए? हेगड़े की आंखें चमक उठीं। कई बार। वे बड़े उत्साही पक्षी प्रेमी थे। कहते थे कि नागरहोले कर्नाटक की सबसे जादुई जगह है। क्या उनके पास एक मोर था? विक्रम ने पूछा। हेगड़े गर्मजोशी से हंसे। सिर्फ मोर नहीं, राजा। वही मोर जो आंगन में रहता है। प्रोफेसर जी उससे बेहद प्यार करते थे। कहते थे कि मोर प्रकृति के सबसे शानदार रहस्य रक्षक है। अर्जुन ने वो आखिरी वाक्य बहुत ध्यान से लिखा। पूर्ण विराम। अध्याय 4, प्रकृति के रहस्य रक्षक। उस रात अर्जुन अपने बिस्तर पर बैठा गहरी सोच में डूबा था। प्रोफेसर जी को मोर बहुत पसंद थे। उन्होंने डिबिया में मोर के पंख रखे थे। एक पंख वसीयत के कागजों के बीच मिला। राजा मोर आंगन में रहता था। प्रोफेसर जी नागरहोले जंगल कई बार गए और जो कोई भी भूगोल की किताब का अध्याय 9 पढ़ता, वो जानता कि नागरहोले दक्षिण भारत में जंगली मोर देखने की सबसे अच्छी जगहों में से एक है। अर्जुन ने अपनी किताब की अलमारी से पुरानी प्रकृति विश्वकोश निकाली। मोर वाला पन्ना खोला। उसने पढ़ा, मोर आमतौर पर जंगलों, खेत खलिहानों और पानी के पास पाए जाते हैं। कर्नाटक में नागरहोले और बांदीपुर के जंगलों में बड़ी तादाद में जंगली मोर रहते हैं। मोर के पंखों का उपयोग सदियों से धार्मिक कार्यों, निशान लगाने और शुभ चिन्ह के रूप में होता आया है। निशान लगाने के लिए अर्जुन एकदम सीधा बैठ गया। उसने विक्रम का दरवाजा खटखटाया। विक्रम, उठो। विक्रम ने बड़बड़ाते हुए दरवाजा खोला। रात के 11 बजे हैं। जानता हूँ। सुनो, प्रोफेसर जी ने नागरहोले में कुछ छुपाया है। कोई जरूरी चीज, इस बात का सबूत कि असली वसीयत कौन सी है। और उन्होंने मोर के पंख इसलिए छोड़े ताकि पता चले कहाँ देखना है। इसीलिए उन्होंने राजा को रहस्य रक्षक कहा। मोर ही पूरी बात की कुंजी है। विक्रम पलक झपकते ही पूरी तरह जाग गया। वो तस्वीर, विक्रम ने कहा। कबिनी नदी के किनारे वो बड़ा बरगद का पेड़। वही जगह है। हमें नागरहोले जाना होगा, अर्जुन ने कहा। पिताजी को बताना होगा, विक्रम ने कहा। जाहिर है, लेकिन ऐसे समझाते हैं कि वे जल्दी हाँ कह दें। अध्याय 5, नागरहोले की ओर। इंस्पेक्टर राजन ने दोनों की हर बात ध्यान से सुनी। 4 सवाल पूछे। तस्वीर को देर तक देखा। प्रकृति विश्वकोश देखा। डिबिया में रखे मोर के पंख देखे। फिर बोले, कल सुबह चलते हैं। सब साथ। कोई मेरी नजर से ओझल नहीं होगा। कांस्टेबल मुरुगन को एक बार फिर बिना पूछे इस अभियान में शामिल किया गया। उन्होंने नाश्ते पानी का बड़ा थैला भरा और बहादुर दिखने की कोशिश की। सुबह सुबह सब मैसूरू से दक्षिण की ओर चले। रास्ते में गन्ने के खेत, छोटे छोटे शहर जहां मंदिरों के शिखर पहली सुनहरी रोशनी में चमक रहे थे। धीरे धीरे खेत जंगल में बदल गए। पेड़ और ऊंचे हो गए। हवा ठंडी, हरी और जीवंत हो गई। नागरहोले राष्ट्रीय उद्यान किसी कहानी की किताब से निकला लग रहा था। ऊंचे सागौन के पेड़, बांस के झुरमुट, कबिनी नदी की चांदी जैसी चमक, और हर तरफ मोर। सड़क पर, पेड़ों में, लंबी घास में पूंछ मोड़े देखते हुए। इतने सारे हैं, विक्रम ने गाड़ी की खिड़की पर नाक चिपकाते हुए कहा। यह उनका घर है, अर्जुन ने कहा। वे जंगल की चौकी पर गाड़ी रोककर नदी के किनारे किनारे पैदल चले।
विक्रम के हाथ में तस्वीर की एक प्रिंट थी जिसे वो बार बार आसपास के पेड़ों से मिला रहा था। लगभग वही, लगभग, बस थोड़ा और, वो कहता जा रहा था। यही है। वो रुक गया। सामने वही विशाल बरगद का पेड़ था जो तस्वीर में था, बहुत पुराना, लटकती जटाओं के साथ जो खंभों जितनी मोटी थी, नदी के एक मोड़ पर बिल्कुल वैसे ही खड़ा जैसा तस्वीर में दिख रहा था। और उस पेड़ की जड़ों के बीच, दो मोटी जड़ों के दरमियान, पत्थरों का एक छोटा सा ढेर था। एक केर्न, रास्ता दिखाने के लिए एक के ऊपर एक रखे पत्थर। उस केर्न के ऊपर एक लंबा मोर का पंख रखा था, जिसकी नीली हरी आंख जंगल की रोशनी में चमक रही थी। वे यहां आए थे, अर्जुन ने धीरे से कहा। अध्याय 6, प्रोफेसर जी की अमानत। इंस्पेक्टर राजन ने एक भी पत्थर हिलाने से पहले सब कुछ तस्वीर में कैद किया। फिर अर्जुन ने एक एक पत्थर सावधानी से उठाया। केर्न के नीचे, बरगद की जड़ों के बीच, एक पुराना स्टील का टिफिन बॉक्स था जिसका ढक्कन कसकर बंद था। उसे एक प्लास्टिक की थैली में लपेटा गया था ताकि बारिश का पानी न घुसे। टिफिन बॉक्स के अंदर 3 चीजें थीं। 1, प्रोफेसर जी की साफ सुथरी लिखावट में एक लंबा पत्र। 2, एक छोटा सा वॉइस रिकॉर्डर, पुराने जमाने का, टीवी के रिमोट जितना। 3, एक बंद लिफाफा जिस पर लिखा था, सिर्फ मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में खोलें। इंस्पेक्टर राजन ने पत्र जोर से पढ़ा। उनकी आवाज शांत और स्थिर थी, जैसे वे हमेशा जरूरी चीजें पढ़ते हैं। पत्र में ये था, 6 महीने पहले देवराज प्रोफेसर जी के पास आया था और मांग की थी कि वे वसीयत बदलें। जब प्रोफेसर जी ने मना किया, देवराज ने धमकी दी कि वह अदालत में कहेगा कि प्रोफेसर जी बुढ़ापे में इतने कमजोर हो गए हैं कि ठीक से सोच नहीं सकते, इस तरह अदालत उनके हाथ से घर ले लेगी। प्रोफेसर जी डर गए, इसलिए उन्होंने चुपचाप सारी व्यवस्था की, दूसरी वसीयत, सबूत, टिफिन बॉक्स और सब कुछ नागरहोले में छुपाया जहां वे सुरक्षित थे। वे इस जंगल से प्यार करते थे, हेगड़े ने धीमे से कहा। कहते थे कि यहां कोई उनसे कुछ नहीं छीन सकता। इंस्पेक्टर राजन ने वॉइस रिकॉर्डर चलाया। प्रोफेसर जी की आवाज आई, साफ, शांत और पूरी तरह स्पष्ट। फिर देवराज की आवाज, गुस्से में, धमकी देती हुई, ऐसी बातें जो सुनकर कांस्टेबल मुरुगन के हाथ से बिस्कुट गिर गया। बस, इंस्पेक्टर राजन ने रिकॉर्डर बंद किया। उन्होंने बच्चों को देखा। दूसरी वसीयत असली है ना, अप्पा? विक्रम ने कहा। बिल्कुल ऐसा लगता है, इंस्पेक्टर राजन ने कहा। और अब हमारे पास सबूत है। अध्याय 7, देवराज की कहानी टूट गई। मैसूरू वापस आकर देवराज को पुलिस थाने बुलाया गया। वे अपने वकील के साथ आए और उस इंसान के आत्मविश्वास के साथ जो बहुत अच्छी कहानी तैयार करके आया हो। वो कहानी ज्यादा देर नहीं टिकी। मजिस्ट्रेट ने वॉइस रिकॉर्डर सुना। सब कुछ साफ था, प्रोफेसर जी की स्थिर, स्पष्ट आवाज और देवराज की धमकियां। इसमें कोई भ्रम नहीं था। बंद लिफाफे में प्रोफेसर जी का हस्ताक्षरित बयान था, जिसके गवाह नागरहोले के एक वन रक्षक थे। उसमें साफ लिखा था, मैं पूरी तरह स्वस्थ हूँ। मुझे पूरी तरह पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरा घर स्कूल वाली संस्था को मिले। दूसरी वसीयत वैध है, मजिस्ट्रेट ने कहा। विद्या प्रकाश फाउंडेशन को घर मिलेगा। देवराज का आत्मविश्वास पूरी तरह गायब हो गया। ये भी पता चला कि देवराज 4 दिन पहले नागरहोले गए थे, वहीं से उनके जूतों पर लाल जंगली मिट्टी आई थी। उन्होंने केर्न मिला, पत्थर हटाए और खोजा, लेकिन जड़ों के बीच छुपा टिफिन बॉक्स उन्हें नहीं मिला। वे बहुत करीब थे, विक्रम ने कहा, लगभग तरस खाते हुए। लगभग। इंस्पेक्टर राजन थाने से बाहर आए और बेटों के पास सीढ़ियों पर बैठ गए। शाबाश, उन्होंने बस इतना कहा। यह मोर के पंख थे, अर्जुन ने कहा। प्रोफेसर जी ने एक रास्ता छोड़ा था, उन्हें भरोसा था कि कोई उस रास्ते पर चलेगा, विक्रम ने कहा। इंस्पेक्टर राजन ने दोनों को कंधों से लगाया। वे सही थे। आपको ये कहानी कैसी लगी? कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी बताएं।